हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो अपनी स्टार्टिंग स्ट्रगल डेज में, संघर्ष के दिनों में बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हुआ करते थे। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक 12वीं फेल की यह स्टोरी है जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा जी बने हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है अनुराग पाठक सर जी के द्वारा। उस उपन्यास में उनके संघर्ष के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में बहुत ही विस्तार से और संपूर्ण लिखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे पढ़ें और आपको समझ आएगा बारीकी से कि उनके जीवन में क्या क्या घटा है, उन्होंने किन किन परिस्थितियों को सहा है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो उसके कुछ संक्षिप्त में मैं पंक्तियां आपको उनके स्ट्रगल को व्यक्त करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है उनके स्कूल डेज से। तो दोस्तों, आप सभी को पता रहा है गवर्नमेंट स्कूल का स्टार्टिंग से ही कैसा पैटर्न रहा है या कैसा स्वभाव रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर उस टाइम पर बच्चे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते थे और वहां पर नकल की प्रथा हुआ करती थी। सब बच्चे नकल के भरोसे रहा करते थे, जैसा उनका गांव, उस गांव में। तो हमारे मनोज कुमार शर्मा जी भी उसी प्रथा के एक हिस्सा थे। वह भी उसी प्रणाली पर कार्य करते थे कि नकल होगी तो पास हो गए, जैसे तैसे करके 10th क्लास पास हुए। फिर जब वह 12th क्लास में आए तब उनका जब बोर्ड का एग्जाम था तो एक आईएएस ऑफिसर आया जिसे हम आमतौर से डाइट कहते हैं। तो उस ऑफिसर के साथ 3-4 पुलिसकर्मी थे जिनको वह आदेश दे रहे थे। तो जब उन पुलिसकर्मियों ने सबकी नकल की चिटें पकड़ी और उनकी गाइड्स पकड़ी तो उनको अनुमान हुआ कि यहाँ पर नकल कराई जा रही है खुलेआम। तो इस संदर्भ में आईएएस अफसर ने उनके प्रिंसिपल को बहुत कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, खुलेआम उनको चीटिंग करा रहे हैं। तो इतना सुनकर तो हमारे जो आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम के, जो डाइट के साथ आए थे, तो उन्होंने निश्चय करा कि आज यहाँ पे कोई चिड़ी नहीं होगी। वो बैठे जब तक पूरे 3 घंटे, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ गए नहीं। तो इस प्रणाली में वहां के अधिकांश बच्चे फेल हो गए, जिनमें से एक हमारे मनोज कुमार शर्मा जी भी थे जो आज की डेट में आईपीएस ऑफिसर बने हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष करा है। उसी संघर्ष का छोटा सा व्यक्त कर रहा हूं मैं आपको, छोटी सी कथा व्यक्त कर रहा हूं। तो दोस्तों, उन्होंने जब फेल हो गए तो उन्होंने सोचा कि यार ज्यादा वो करके कोई फायदा नहीं है, पता है इतना ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे। तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो उनका बैकग्राउंड था, वो ज्यादा अच्छा नहीं था। उनके जो पिताजी थे वैसे तो कहने को वे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, परंतु वह अपनी फैमिली को अपने घर पर पैसा नहीं देते थे। उनकी नौकरी आधी ही सैलरी आती थी, जिनमें से उनका और उनके परिवार को कुछ महीनों तक ही वेतन आता, हजारों वेतन नहीं आता। तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक रिक्शा खरीदी। उस टाइम पर रिक्शा का प्रचलन बहुत था। तो ऐसे एक रिक्शा की घटना हुई जब वह रिक्शा चला रहे थे। पहले उनके एक दोस्त ने रिक्शा खरीदी थी। तो उस टाइम पर वहां सिर्फ बसें चला करती थी, रिक्शाएं नहीं हुआ करती थी ज्यादा, रिक्शाओं को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। फिर एक बस वाले ने ठसाठस भर रखी थी अपनी पूरी बस, परंतु उसके 3-4 पैसेंजर उन्होंने उसमें बैठाए। सोचा जगह उसमें है नहीं तो इसमें बैठाते हैं आराम से। तो उस बस वाले ने टेम्पो वाले को, जो कि इनका दोस्त था, उनको धमकी दी
कि बेटा जैसे तू चला रहा है तो चलाने नहीं देंगे हम। जो बस का ओनर था वो थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग था और इकोनॉमिकल पैसे उसमें भी अच्छा था। तो उसने कई बार प्रयत्न करे परंतु असफल रहा। फिर जो उनका दोस्त था उसने उस रिक्शा को बेच दिया उस समय बाद तो किन्हीं कारणों से। तो हमारे मनोज कुमार शर्मा जी इन्होंने सोचा, इनके छोटे भाई लेके आए थे इनके पास ऑफर की आपका दोस्त है वो बेच रहा है अपना वो रिक्शा, तो मैं खरीद लेते हैं, हम दोनों भाई चलाएंगे उसे और उससे हमारे घर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो उस टाइम पे मनोज जी फेल हो रखे थे तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ काम तो करना ही चाहिए। तो बेचारे रोज मेहनत करते, सुबह से शाम तक लोगों को आकर्षित करके अपने पास बुलाते, जगहों का नाम बोलते और शाम को कुछ पैसे लाके अपनी माता को दे देते, जितनी पेट्रोल की बचत के अलावा उनकी कमाई हुई थी या आमदनी हुई थी। फिर कुछ समय सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन एक पुलिस वाले ने कहा चेकिंग के दौरान कि आप गाड़ी से उतरिए और आपकी जो ये गाड़ी है इसको हम सीज करते हैं। उनके पास सारे कागज थे, लाइसेंस था, परंतु फिर भी पुलिसकर्मी ने घूस के कारण जो कि उस बस वाले ने अफसर को दी थी उससे उन्होंने उसकी बंद कर दी। तो जब उनको थाने में पेश किया गया, थाने में बुलाया, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो रिक्शा के सारे कागज हैं, लाइसेंस है, तो आपने हमको किस बिना पर अंदर किया या किस बिना पर हमारा वो अरेस्ट किया है। तो एक झूठा दफा बुलाया उन्होंने और उससे गवाही दिलाई कि सर इन्होंने मेरी गाड़ी को ठोक दिया है और वहां से फरार हो गए हैं। इतना सुनकर दोनों भाई बोले कि सर हमने इनको नहीं ठोका, ये झूठ बोल रहे हैं। तो जब ज्यादा बहस होने लगी तो दरोगा जी ने दोनों भाइयों को जेल के अंदर बंद कर दिया पूरे दिन भर। बेचारे दोनों रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने कोई पिघला नहीं। फिर रात हुई तो दरोगा साहब ने रात को उन्हें छोड़ दिया, कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है हमने, एफआईआर दर्ज नहीं करी है हमने, इसलिए आप रात को जा सकते हो अपने घर। दरोगा जी दयालु हैं हमारे, ये है उन्होंने छोड़ दिया। बेचारे रात को गए दोनों पैदल पैदल अपने गांव, जो कि कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर था थाने से। चलो चले। फिर उन्होंने सोचा कि किस प्रकार मैं अपना टेम्पो छुड़वा सकता हूं। तो वह आईएएस ऑफिसर के पास गए। किसी ने उनको सलाह दी कि उनके पास जाओ, वह शायद तुम्हारी मदद कर सके। तो बेचारा गया। आईएएस ऑफिसर उन्हें जानते थे क्योंकि उन्होंने एक बार खेल के दौरान इतनी अच्छी कमेंट्री की थी जिससे हमारे आईएएस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो तब से वह उसे मेधावी छात्र समझते हुए बहुत महत्व देते थे। तो वह गया जब उनके पास, तो वहां पर एक केस आया था उनके सामने, जो कि उसी दरोगा ने बनवाया था। तो उस केस में कुछ इस प्रकार का था कि एक व्यक्ति ने खुलेआम कट्टे से गोली चला दी, जिससे शांति भंग के कारण उन्होंने उनको अरेस्ट करा था। तो उनके सामने उनकी पेशी हुई। तो दरोगा ने उस झूठे गवाह को ही दोबारा कहा गवाही देने के। वो दोनों पहचान के दोनों भाई कि ये वही झूठा गवाह है। तो आईएएस ऑफिसर ने बोला चलो ठीक है। जो उनकी पत्नी थी और बेटी थी वो दोनों भी अंदर आए, उन्हें भी बुलाया गया। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि सर
इस व्यक्ति ने मेरे पति से 10,000 रुपए उधार लिए थे और वो उधार कई साल हो गए लिए हुए, आज तक लौटाया नहीं गया। और अब जब मेरे पति इनसे मांगने गए पैसे तो इन्होंने कहा कि पुलिस से मैं तुम्हारी अंदर करवा दूंगा, अच्छी जान पहचान है मेरी, इसलिए मेरे से पैसे उसे मत मांगो। और जब इन्होंने ज्यादा जोर करा तो इन्होंने हमारे लिए ये हौलाद दिलवा दिया। तो आईएएस ऑफिसर समझ गए, उन्होंने उस व्यक्ति का फेस देखा, क्योंकि जब व्यक्ति का झूठ पकड़ा जाता है, झूठ सामने आता है, तो व्यक्ति के माथे पर पसीना आ जाता है, जो हमारे आईएएस ऑफिसर पहचान गए। तो उन्होंने कहा, गवाह को बुलाया कि हाँ भाई, गोली किसने चलाई थी? तो उस व्यक्ति ने उस लाला का नाम लिया जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। फिर उन्होंने कहा कि किसके घर के पास चलाई थी? उसने कहा श्याम के घर के पास चलाई थी, या XYZ जो भी उस व्यक्ति का नाम रहा होगा। तो उसने कहा कि आप उस श्याम को जानते थे पहले से? वो कहता नहीं सर, हम नहीं जानते थे उसे। जब तुम उसे जानते नहीं तुमको उसका नाम कैसे पता? बस जहां यहाँ फंसा वो वहीं पे वो पूरा घबरा गया। वो बार-बार दरोगा को देखे और दरोगा आईएएस के सामने कहा कुछ कह सके? सब आईएएस की तो पहचान ही बड़ी है, क्यों? चलो फिर ये आता है कि तुम्हें कैसे पता कि यही व्यक्ति है? जब आईएएस ऑफिसर ने उनकी पुष्टि करी तो उसमें संज्ञान में यह काम या यह फैसला निकल के आया उनकी समझ में कि यह व्यक्ति झूठे केस में इस लाला को फंसा रहा है। तो आईएएस ऑफिसर ने उसे दरोगा जी को यह कहा कि दरोगा जी, यह झूठा केस है, यह व्यक्ति फ्रॉडी है और यह इनको फंसा रहा है। तो लाला को निर्दोष घोषित किया जाता है और इस पे जुर्माना लगाया जाता है झूठे गवाह का, और जो इनके बकाया पैसे हैं वो इनको लौटाया जाए। और आप भी झूठे केस को बुलावे के लिए रिपोर्ट करेंगे जल्द से जल्द। तो जब दोनों भाइयों ने ये दृश्य देखा तो वह समझ गए कि हाँ, कोई तो है जो आज भी इंसाफ के लिए खड़ा है। जहां से किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, वहां से वो उम्मीद निकल के आई। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं क्यों ना ऐसे करके इन्हें ये केस बताऊं। लेकिन तब से वह बहुत प्रभावित हो गए थे हमारे मनोज कुमार शर्मा जी। उन्होंने कहा कि अब हाँ, मैं भी आईपीएस बनूंगा या दरोगा बनूंगा, उच्च अधिकारी पे बनूंगा। तो वे वहां से निकलते हुए चले गए। फिर उन्होंने मेहनत करी, पढ़े ठीक से, और कुछ टाइम बाद उनके भाई ने थोड़े पैसे देके दरोगा को अपनी स्कूटर ले ली थी, अपनी रिक्शा ले ली थी। फिर वह पढ़ने गए पास के शहर। तो वहां पर रहने के लिए उनके पास कुछ जरिए नहीं थे, कम पैसे थे, जिन कारणों से उन्होंने एक लाइब्रेरी में अपना काम करना शुरू करा। उस लाइब्रेरी में उनको 300 रुपए माह का वेतन मिलता था और उसी लाइब्रेरी में उनको रहना भी था। वहीं उनको काम करना था और वहीं उन्हें रहना था। फिर कटते गए दिन उस लाइब्रेरी में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपना बीए भी वहीं से उन्होंने क्लियर करा। फिर एक बार जो लाइब्रेरी के ओनर थे उन्होंने कहा कि मनोज, तुम इन सारी रद्दियों को बेच दो। जब वह रद्दियां बेची गई तो वो 5,000 की रद्दी थी। तो मनोज ने ओनर को कहा कि सर, ये 5,000 की रद्दी बिकी है, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी। तो ओनर शंका के साथ कहता है कि
पिछली बार तो 7,000 की बिकी थी, इस साल 5,000 की कैसे बिकी? उसने मनोज की ईमानदारी पे शक करा। उसने सोचा कि 300 रुपए माह के वेतन वाले को अगर 2,000 रुपए मिले तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। तो इतना सुनकर मनोज को काफी आहत हुई। मनोज को लगा कि यहां पर मेरी ईमानदारी की कीमत नहीं है, ये मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, मुझे घोटालाखोर समझ रहे हैं, घूसखोर समझ रहे हैं कि मैंने इसमें भी कमीशन खाई। तो उस शहर में रहने के लिए उनके पास एकमात्र यही जरिया था कि वह उस लाइब्रेरी में रहकर पढ़े और खाने पीने का हो जाता। तो उन्होंने सोचा जब मेरी यहाँ ईमानदारी की कोई कदर नहीं तो यहाँ रहकर मेरे को क्या फायदा, क्या लाभ। तो उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। फिर चल दिए, बेचारे भटके। फिर कुछ समय बाद जब 2-3 दिन भूख से हो गए तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पर उन्होंने ओनर से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए और खाने के बदले मैं कुछ काम करने के लिए तैयार हूं कि आपके रेस्टोरेंट में जो कोई काम रहा होगा वो मैं करूंगा खाने के बदले। तो पहले तो मालिक ने बोला कि तुम काम करो, कोई नहीं उधार आके ले लो। लेकिन मनोज अपने निश्चय पर डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा तो काम करके। तो मालिक ने कहा ठीक है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब के लिए थाली लगाओ। अपने वेटर से कहा कि भाई साहब के लिए थाली लगाओ। वेटर भी आया, उन्होंने थाली लगाई। उसमें 5 रोटियां और थोड़े चावल थे, जिससे और 3 प्रकार की सब्जियां थी, जिसे खाकर मनोज का पेट भर गया, उसे संतुष्टि हुई। फिर मनोज जाता है ओनर के पास तो कहता है बताइए सर, मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं। तो ओनर कहता है कि कोई नहीं बेटा, रहने दो, जब अगली बार आऊंगे तब दे देना। क्योंकि ओनर के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि उधार दे दीजिए, कल दे दूंगा। बहुत सारे लोग मुफ्त का खाना खा के गए हैं, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि मैं काम करूंगा। तो ओनर ने कहा कि आप भी चले जाइए, कोई नहीं, मेरे पास वर्कर बहुत है काम करने के लिए। लेकिन मनोज जी वहां डटे रहे। मनोज ने कहा कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ काम करके जाऊंगा, इसका मूल्य चुका के जाऊंगा। कई बार समझाने पर ओनर ने मना करा कि नहीं नहीं, आप जाइए, हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए। परंतु मनोज बहुत ईमानदार थे। देखिए दोस्तों, संघर्ष कितना बड़ा है। फाइनेंशियल घर से कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी बेचारे गए, लाइब्रेरी में काम करा। जब रहने के लिए उनका वहां था, फ्री में रह रहे थे उस टाइम पे वो लाइब्रेरी के अंदर, और वहां सारी किताबें उसको उपलब्ध हो जा रही थी। खाने के लिए 300 रुपए मिलते थे, वो वह कैंटीन के अंदर दे देते थे और पूरे महीने भर खाना चलता था उनका। परंतु उन्होंने कहा जहां मेरी ईमानदारी की कीमत नहीं, वहां मेरी कोई कीमत नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने छोड़ दिया। और फिर यहाँ पे जब रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उन्होंने कहा फ्री में या मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए मुझे, नॉट फ्री में कुछ नहीं चाहिए, जो लूंगा उसका वेतन चुका के दूंगा। उसने कहा कि अगर आप जब तक मुझे काम नहीं देते, जब तक कहते नहीं कि काम करो, तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा, चाहे आप रेस्टोरेंट बंद करके चले जाओ, बाहर खड़ा रहूंगा। कई बार समझाने पर जब नहीं माने तो मनोज को कहा चल। वहीं उसका दोस्त भी था। मनोज के दोस्त ने कहा कि ये लीजिए पैसे, तो मनोज ने मना करा कि नहीं, पैसे नहीं, मैं ही चुकाऊंगा।
और वह दृश्य पूरे रेस्टोरेंट के लोग देख रहे थे कि एक व्यक्ति पैसे चुका रहा है, दूसरा व्यक्ति काम करने के कह रहा है और ओनर काम करने के लिए मना कर रहा है। यह दृश्य देखने लायक है। सब उस दृश्य में कुछ पागल बोल रहे हैं, उन्हें कुछ कह रहे हैं, सब अनेक के व्यर्थ कस रहे हैं उनके ऊपर, परंतु वह डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा जो कर दो वो कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों इतना स्ट्रगल करा उन्होंने, अभी तो संघर्ष और आ गया। फिर जब उन्होंने उनके दोस्त को समझाया कि यार इसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनका एक दोस्त था पांडे, तो पांडे ने कहा कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ लूंगा। उन्होंने ढूंढा 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 ढूंढा, तो उसने कहा कि भाई तुम लाइब्रेरी में जाओ, वहीं काम करो। जब पांडे में, तो वहां से वह निकल गए मनोज कुमार, पांडे की बात मान कर। फिर पांडे 10 दिन बाद मनोज से मिलने गए। जब मनोज के पास पांडे गया तो लाइब्रेरी के अंदर, तो मनोज वहां था नहीं। तो लाइब्रेरी का मालिक कहता है कि वह तो 10 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। तो पांडे ने मनोज का एड्रेस पूछा। संजोगवश मनोज वहां एड्रेस छोड़ के गए थे, तो उन्हें एड्रेस मिल गया। फिर भाई साहब बात कुछ ऐसी होती थी। यह दृश्य आटा चक्की के पास आ जाते। वहां पर हमारे मनोज जी आटा चक्की का काम कर रहे थे। दिन के 4-5 घंटे वह आटा चक्की में काम करते, फिर अपने कमरे पे जाते, जो कि आटा चक्की के मालिक ने ही उन्हें दिया था, और वह आटा चक्की का मालिक उनका थोड़ा परिचित था। तो सारा काम आटा चक्की का हमारे मनोज कुमार शर्मा जी करते थे। जब पांडे ने उनको इस अवस्था में देखा कि मनोज कम पढ़ाई की जगह यहाँ आटा चक्की में काम कर रहा है, और जो उनका कमरा दिया गया था उन्हें, वहां पर दिन में भी प्रकाश नहीं आता था। पूरे कमरे में लाल रोशनी वाला जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, वो लगा रखा था, जिसमें ढंग से अक्षर भी नहीं दिख रहे, तो इंसान पढ़ रहा कैसे? फिर लगाया गया। तो जब पांडे ने उनकी ऐसी अवस्था देखी तो उन्हें लगा यार, फिर पांडे ने उसको एक ऑफर दिया, क्या तुम मेरे साथ पीली कोठी में पढ़ने चलोगे? हम एक के खर्चे में 2 का गुजारा कर सकते हैं आराम से। पांडे अपने घर से थोड़ा ठीक था, तो उसने कहा कि हम एक के खर्चे में 2 का गुजारा आराम से हो जाएगा। एक कमरा ले लेंगे, वही पढ़ना है, लिखना है, जो करना है। वहां से भी दुख भरे दिन बीते रहे, वही अच्छे दिन आए, वही कहानी हो गई। फिर उसने आटा चक्की का काम छोड़ा और चले गए पीली कोठी। दोस्तों उस टाइम पे पीली कोठी कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी। वहां पर पढ़ाई का माहौल हुआ करता था। वहां पर सारे यूपीएससी, पीसीएससी जितने भी अटैम्प वाले लोग थे वो रहा करते थे। उस टाइम पे स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरते थे, तो पेपर दे रहे थे। तो वहां गए, वो कुछ दिन बिताए, तो उन्होंने पढ़ाई करी, परंतु उन्होंने पहला प्रीलिम्स दिया, परंतु वह उसमें क्वालिफाई कर गए और पांडे रह गए। जब उनका पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ, दोनों रह गए, कुछ विफल रह चुके। फिर जब सेकंड टाइम में उनका प्रीलिम्स निकला, तो मेन की तैयारी कर रहे थे वो, लेकिन सेकंड जब थर्ड अटैम्प्ट आया उनका, तो उसमें उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। जी हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका प्रीलिम्स निकल गया था और मेंस में वह रह गए थे। फिर सेकंड अटैम्प्ट में उनका मेंस भी नहीं निकला, सॉरी
उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकला। फिर थर्ड टाइम में ऐसे हुआ, वह तीनों चारों दोस्त दिल्ली गए, वहां कोचिंग ली दृष्टि आईएएस से। फिर उन्होंने अटेम्प्ट दिया, तो उसमें वह ज्यादा सीरियस होके नहीं पड़े किन्हीं कारणवश। फिर जब उनका लास्ट अटेम्प्ट था, वह पढ़े जी जान लगा के। उनकी एक स्ट्रेटजी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उनकी रणनीति थी वह मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित लगी। आशा करता हूं आपको भी प्रभावित लगी। उनका एक दोस्त था, एक मित्र था, उन्होंने उससे वह स्ट्रेटजी पूछी थी, तो उसके मित्र ने एक उसको घड़ी दी। उस घड़ी में उन्होंने टाइमर लगाया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब तुम पढ़ोगे सिर्फ उसी टाइम इस वॉच को ऑन करना। जब कोई मिलने आएगा या किसी काम में आप व्यस्त होंगे, जैसे नहाना धोना खाना पीना, उस टाइम आप बंद करोगे, या कोई दोस्त मिलने आएगा या कोई व्यक्ति मिलने आएगा तो उस टाइम आप इस घड़ी को बंद कर देंगे। सिर्फ उस टाइम लगाएंगे जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे, और रोज की रीडिंग को एक नोटबुक में आप लिखेंगे कि आज मैं इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा। तो दोस्तों 3 घंटे जब वह पढ़ते थे तो पुअर लिखना होता था, 6 घंटे पढ़ते थे तो गुड लिखना होता था, और 10 घंटे पढ़ते थे तो वेरी गुड लिखना होता था। इस टाइप की उनकी रणनीति थी जो उनको काफी अच्छी लगी। तो इस रणनीति से जब वह पढ़े तो उन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, जो कि 3-4 महीने के अंदर आना था उनका। 3-4 महीने में उनकी अच्छी तैयारी हो गई। फिर नेक्स्ट अब बात आती है मेंस, जो उनका लास्ट अटेम्प्ट था उसका अब मेंस की प्रैक्टिस थी। तो उन्होंने सोचा कौन सी रणनीति अपनाई जाए इस मेंस में। तो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रीलिम्स की तरह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आते, इसमें टिक मारने वाले नहीं आते, ओएमआर शीट नहीं आती, इसमें आते हैं लॉन्ग आंसर। तो ज्यादा से ज्यादा याद करो, पढ़ो नहीं याद करो, ज्यादा से ज्यादा याद करो और ज्यादा से ज्यादा लिखो, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा होता है। बहुत से बच्चों का 3 घंटे में पेपर ही नहीं होता पूरा, उन्हें जबकि आता भी है तब भी, क्योंकि उनकी जो लिखने की क्षमता है वह कम होती है, इसलिए लिखने की क्षमता भी बढ़ानी है। तो जब उन्होंने यह रणनीति सुनी तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि जो उनका पिछली बार का मेंस था उसमें उनको यही प्रॉब्लम हुई थी कि वह कम याद किए थे और ज्यादा लिख भी नहीं पाए थे। जब उन्होंने इस स्ट्रेटेजी पे काम करा या इस रणनीति पे काम करा तो वह उनका क्लियर हो गया, मेंस का रिजल्ट आया और वो भी उन्होंने क्वालिफाई कर दिया लास्ट टाइम में। फिर बात आती है इंटरव्यू की। अब जो उनका इंटरव्यू लेने वाला था वो बोर्ड था एक आईआईटी खड़गपुर वाले सर थे, आईआईटी खड़गपुर वाले, और उनके बोर्ड में अधिकतर मानते थे कि वह ज्यादातर आईआईटी वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, यह उनके बोर्ड में मान्यता थी। चल खड़े हुए बेचारे लाइन में इंटरव्यू के लिए, तो पहला बच्चा जाता है तो रो के आता है, कहता है कि वह तो रॉकेट साइंस के बारे में बात करते हैं, एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं। चल फिर एक आईआईटीएन भी था, वो खुश होके आया था, और मुसीबत वाला को है भाई कि यार हमारे विषय वाला तो बेचारा रोके जा रहा और आईआईटी वाला खुश होके जा रहा है। लगता है ये अच्छी सी बात है, जाहिर सी बात है कि नहीं? वही बात उनके साथ थी। अब आता है मनोज कुमार शर्मा जी का नंबर, तो उनसे पूछा जाता है कि रिलैक्स हो जाए पहले, कहते हैं आपका नाम क्या है, आप कहां से आते हैं, वो सब पूछा जाता है। तो उनके इंटरव्यू में सिर्फ एक खास बात ऐसी हुई जो पूरे बोर्ड को प्रभावित कर गई। वो क्या बात थी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, जिसने पूरे बोर्ड का नजरिया ही बदल दिया।
जी हाँ दोस्तों, वो घटना ये थी जब खड़गपुर वाले आईआईटी सर उनके ऊपर हावी हो गए थे, भारी पड़ गए थे, निराशा के बादल छा गए थे कि आप तो 12th फेल हैं, हम आपको ही क्यों लें, हमारे पास तो आईआईटीएन आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको ही क्यों लें। जब इन सब बोझ के तले हमारे मनोज कुमार शर्मा जी दबते जा रहे थे, तब उनसे कहा गया कि आप इस गिलास में रखा हुआ पानी पी लीजिए, क्योंकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। और जो हमारे खड़गपुर वाले आईआईटी साहब सर जी थे, उन्होंने अधिकांश इंग्लिश में बोला, जो कि मनोज कुमार शर्मा जी को नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, जब उनसे कहा गया कि गिलास में रखा हुआ पानी पी लीजिए, तो कुछ क्षण सोचकर मनोज जी ने कहा कि सर, मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पी सकता, मुझको स्टील के गिलास में पानी पीना ही अच्छा लगता है, पसंद है। सब हैरान हो गए हैं, ये कौन सी बात हुई भाई। तो आईआईटी खड़गपुर वाले साहब जी ने कहा, भाई तुम्हें गिलास से क्या लेना है, पीना तो साफ पानी है ना, पानी तो साफ है इसके अंदर, क्यों कुछ है तो नहीं उसमें पड़ा हुआ, नहीं तो चेंज करा देंगे। उन्होंने, नहीं सर, पानी तो साफ है, लेकिन मुझे पीना स्टील के गिलास में, कांच के गिलास में नहीं पीता। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टील के गिलास में ही अच्छा लगता है, कांच के गिलास में नहीं पीता। तो आईआईटी खड़गपुर वाले साहब जी बोलते हैं, अरे भाई पानी तो साफ है। तो वही कहते हैं कि बस यही तो सिखाना चाहता हूं सर, कि मनुष्य के अंदर का ज्ञान, उसकी क्षमता को देखिए, उसकी कमजोरी को नहीं, उसके बाहरित्व को नहीं। मैं इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं और कई प्रयासों से मेरी इंग्लिश सही भी होती जा रही है। जिस तरह इस गिलास के अंदर रखा हुआ साफ पानी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मेरे अंदर छुपी हुई मेरी ज्ञान इंपॉर्टेंट है। मेरा इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आईआईटी खड़गपुर से ही निकलेगा वही व्यक्ति कुछ कर पाएगा या उसी के अंदर सोचने समझने की क्षमता होगी। तो जब इतनी बार डाइट सुनता है या आईआईटी खड़गपुर वाले साहब जी सुनते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम 12 फेल और एक आईआईटी वाला है, तो हम इन दोनों से पहले प्रेफरेंस किसको दें? आप सक्सेसफुल किसे मानते हैं? तो हमारे मनोज कुमार शर्मा जी साफ साफ कहते हैं कि सर मैं खुद अपने आप को, कि सफलता को जब पूछा गया कि क्यों, तो आंसर देते हैं कि सर सफलता को उनकी योग्यता के अनुसार देखना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार देखना चाहिए, उनकी परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए, उनके ग्रेड के अनुसार देखना। सर मैं एक लोअर फैमिली से हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ छात्र हूं, वहां इतना कंपटीशन नहीं होता, और ये कोई जरूरी नहीं है जिसके ग्रेड 100 में से 100 आए वही व्यक्ति कुछ कर सकता है या उसी के अंदर ज्यादा अच्छा सोचने की क्षमता होती है। इंग्लिश मीडियम में कंपटीशन होता है बस कि एक से एक आगे बढ़ना है, लेकिन हमें समझना है हम लोगों की साथ रह के उसकी मजबूरियां समझ सकते हैं। जब उन्होंने इतना उत्तर दिया तो पूरा ग्रेड प्रभावित हो गया। तो अंत में आईआईटी खड़गपुर वाले सर जी ने कहा कि थैंक यू कैन गो, कि शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। जब मनोज कुमार शर्मा जी उठकर चलने लगे, तब उन्होंने
एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो बोर्ड में थे, उन्होंने कहा कि रुको मनोज, ये आपका कौन सा टाइम है? तो मनोज कहते हैं सर आखिरी लास्ट। फिर उन्होंने कहा यू कैन गो, और सब मुस्कुराए और चल दिए। जब बाहर आए तो उनकी उस टाइम पे आप जीएफ कह सकते हो उन्हें, श्रद्धा जी, जो हाल ही में उनकी वाइफ है। तो श्रद्धा जी ने पूछा कि कैसा गया? तो उन्होंने कहा मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है, अब इनके ऊपर निर्भर है ये क्या परिणाम देते हैं। तो भाई परिणाम की घड़ी आई। जब परिणाम की घड़ी आई तो दोनों साथ थे। तो मनोज कुमार शर्मा जी जब ऑटो से निकले, वहां आए, खड़े हुए, तो वहां बहुत भीड़ थी। वहां ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे धक्का मार के आगे गया कि जल्दी चलो। तो इतना हुआ, मनोज की हिम्मत नहीं हुई कि वह अंदर जाकर अपना रिजल्ट दे सके। तो मनोज ने श्रद्धा जी को ही भेजा अंदर कि आप देख के आओ मेरा रिजल्ट क्या। तो दोस्तों जब श्रद्धा ने रिजल्ट देखा, जब वह बाहर आए मनोज जी के पास, तो बहुत ही उदास सा, मायूस सा चेहरा बना के आए और सस्पेंस के साथ कहा, चिल्ला के, मनोज तुम्हारा आईपीएस में निकल चुका है, आपका नाम आईपीएस में आया है। तो पहले तो मनोज को कानों पे भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुमने ठीक से देखा ना, मेरा ही नाम था ना, मेरा ही रोल नंबर था ना? उसने कहा हाँ तुम्हारा ही रोल नंबर था, तुम्हारा ही नाम था। तो जब इतना सुना तो वह दोनों चीख पड़े, चिल्ला पड़े। फिर जब वह ऑटो में बैठ के जा रहे थे तो वही पुलिस कर्मचारी ने पूछा उनसे कि क्या परिणाम हुआ। तो उन्होंने बोला, मनोज कुमार शर्मा जी ने, कि आईपीएस। तो उस पुलिस कर्मचारी ने वहीं पर उनको सैल्यूट दिया। तो इतना देख के मनोज की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उनको कस के गले लगाया। और उस पुलिस कर्मचारी ने भी पहला ऐसा आईपीएस देखा था जिसने उसे गले लगाया, पहला। अब दोनों खुशी खुशी गए अपने घर और फिर लबासना।